नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसी देश में, देश की राजधानी दिल्ली में, एक शख्स अपनी पत्नी और बच्चों पर इसलिए हमले करता है क्योंकि उसे बेटा जन्म नहीं हो रहा। ये तस्वीरें आपको हिला देंगी। ये दिल्ली की खबर है। देखिए कैसे ये वकील अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों को बेरहमी से पीटता था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। इस बेटी की चीखें आपको दहला देंगी। इस बेटी पर जुल्म आपको थरथरा देगा। दरिंदे के आगे लाचार हो गई बेटी। बेटी के साथ उसकी मां पर भी सितम। मां बेटी को दरिंदे से कौन बचाएगा? रोंगटे खड़ी कर देने वाली इस लंबी कहानी का ये छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो में एक शख्स एक बच्ची को वहशियाना तरीके से पीट रहा है। पीटने वाला शख्स कोई और नहीं, यह खुद उसका बाप है और बेटी का कसूर सिर्फ ये है कि वो बेटी है, बेटा नहीं। उसके पिता को बेटी मंजूर नहीं, लिहाजा बेटी के लिए वो शैतान बन चुका है। लड़की की मां उसे बचाने आती है, लेकिन इस दरिंदे के कहर से वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाती, उल्टे खुद उसका शिकार हो जाती है और घर में गूंजने लगती है मां बेटी की चीख। ये 21वीं सदी है, लेकिन इस शख्स की सोच अभी भी 16वीं सदी में चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान का शंखनाद कर चुके हैं, लेकिन ये शख्स बेटियों को अभिशाप मानकर उन्हें जानवरों की तरह पीटता है। ये वीडियो दिल्ली के एक परिवार का है। जो शख्स अपनी पत्नी और बेटी की पिटाई कर रहा है, जरा अब उसका चेहरा देख लीजिए। इस शख्स का नाम है अमित। 15 साल से यह शख्स अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों पर इसी तरह वहशियाना जुल्म ढा रहा है। लोग पहले डिसाइड कर चुके थे कि मेरे लड़की होगी तो मेरे को ये घर से निकाल देंगे। तो सब मुझे लगा था कि अब कुछ मेरे को एविडेंस रखने पड़ेंगे इनके खिलाफ कि मैं दिखा सकूं कि मेरी ये स्टोरी है, मेरे साथ ऐसे मारपीट हुई है, मेरे बच्चों की ये स्थिति है। इस माँ का गुनाह सिर्फ ये है कि ये अपने तन से बेटा नहीं जन सकी। 15 साल पहले इसकी शादी दिल्ली के एक वकील अमित से हुई थी। पहली संतान बेटी हुई। इसके बाद तानों का दौर चालू हो गया। बेटे की चाह में ससुराल वालों ने इनका कई बार अबॉर्शन करवाया। कई बेटियों को गर्भ में ही मार दिया गया। फिर पिटाई का दौर चलने लगा। मेरे 2 अबॉर्शंस कराए गए, जिसमें इन लोगों ने इलीगली बहादुरगढ़ और 1-2 जगह और है, मैं आपको बता सकती हूँ। इन लोगों ने चेक करवाया, मेरे ससुराल वालों ने, और उसमें लड़की निकली और एक 3.5 महीने का बच्चा भी मेरा निकलवाया, जिसमें मेरी डेथ भी हो सकती थी। मैं काफी सीरियस हो गई थी। शादी के 10 साल बाद एक बार फिर इस महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। उसके बाद से तो जुल्म और सितम का सिलसिला जैसे आए दिन की बात हो गई। इस महिला की मां ने तो उसका पति ही नहीं, उसके ससुर भी उसे और उसकी बेटियों को मारते पीटते थे। ये मां अपने बच्चों के सामने पिटती रही, बेटियां इस मां के सामने पिटती रहीं। बेटियों की पढ़ाई को नुकसान होने लगा। यहाँ पे कई बहुएं ऐसी हैं जो ससुर से पिटी हैं, मैं ससुर से पिटी हूँ। सास बहुओं की तो हमने देखा है कि सर चलती रहती थोड़ी बहुत नोक झोंक, पर ससुर बहू को पीटना मैंने इस यहाँ पे पहली बार देखा है। स्टार्टिंग से दादी और पापा दोनों ही करते थे। पापा रात को लेट आते थे ड्रिंक करके, दादी और पापा फिर दोनों हमें मारने लग जाते थे। हमारी दादी हमें कहती थी कि मतलब तुम बहुत बड़े श्राप हो हमारे लिए, यू गर्ल्स आर अ कर्स फॉर अस। हमें बहुत बुरा फील होता था।
घर की नौकरानी भी इस माँ बेटी पर जुल्म और सितम की हदें पार हो जाने की कहानी बता रही है। पर भैया मारने पीटने लगते हैं, फिर मैं आके भी बचाती भी हूँ, पर मेरे से कहाँ बच पाएंगी। वो भैया मारपीट बहुत करते हैं, तो कहते हैं चल यहाँ से तुझे निकालूंगी, लड़की हो गई, मुझे लड़का चाहिए था। घर में बैठे शैतानों के जुल्म सितम से त्रस्त होकर इस महिला ने पहले तो अपने और अपनी बेटी पर हो रहे अत्याचार के सबूत के तौर पर घर में रिकॉर्डिंग शुरू की। इसके बाद 15 साल से चलते इस जुल्म सितम से मुक्ति के लिए मां बेटी ने अब देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। पर सर यहाँ पे मैं अब टूट रही हूँ कि मैं अपनी बेटियों को नहीं बचा पाऊंगी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि मेरी आप हेल्प कीजिए कि मैं अपनी बेटियों को इंसाफ दिला सकूं सर। हमारे पीएम कहते हैं लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं स्कूल में भी सिखाया जाता है दैट इट्स वेरी हेल्पफुल, बट हमें तो कोई हेल्प दिखती ही नहीं है, हमें कोई रे ऑफ होप भी नहीं दिखती कि कहीं से भी हमें हेल्प मिलेगी। थोड़ा हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। इस महिला ने पति के अत्याचार की शिकायत दिल्ली पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला घरेलू हिंसा सेल में भेज दिया है। महिला आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। मामला पुलिस में जाने के बाद से इस महिला के ससुराल वाले फरार हैं, जबकि ये महिला और इसके बच्चे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली, आज तक। इस महिला की हालत सोचिए, बेटा नहीं पैदा कर पा रही थी और इसका दंश उसकी बच्चियों को झेलना पड़ रहा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने में होता था, कैसे वो शख्स बच्चियों को, बेटियों को बेरहमी से पीटता था। तय किया उसने, वीडियो बनाऊंगी और कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। अब यही किया है। अब वकील साहब कह रहे हैं कि ये तो प्रॉपर्टी का मामला है। 2002 में बेटी पैदा हुई तो उसके बाद और इनके ताने और उनके अत्याचार वापस से बढ़ने लगे कि देखो लाई तो कुछ नहीं, भूखे परिवार से आ गई है, ऊपर से लड़की और पैदा हो गई है, हमारे सिर के ऊपर एक और मांड दी तुम लोगों ने। मेरे को कहीं नहीं बता के जाती कहाँ जा रही है। मैं पूछता तो कहती यू हैव नो राइट टू आस्क मी वेयर आई एम गोइंग, विद हुम आई एम गोइंग। ये 5 बजे निकलती है मेरी बेटियों को लेकर और रात को 10 बजे वापस आती है। मेरी एक और जबरन इन लोगों ने मेरा अबॉर्शन करवाए हैं, चेक करवा के 2 बेटियों के बीच में मैंने 2 बार कंसीव किया था बच्चा, तो इन लोगों ने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवाया। मेरी बेटी को 3 ट्यूटर पढ़ाने आते हैं, 3, और अब सितंबर से प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हुई है। बोथ डॉटर एंड मदर दे वर बीटिंग माय मदर। आई ट्राई टू इंटरवीन, तो दैट वीडियो शॉट बाय माय डॉटर। बीच में मेरे हस्बैंड ने 2014 में मेरे पे तलाक डाला कि ये प्रेशर बनाने के लिए कि मैं अबॉर्शन IVF करूं, लड़का पैदा करूं, पर मेरी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। नहीं, आपने डिवोर्स का जो फाइल किया था किस वजह, वो वजह क्या है? वजह क्रूएल्टी। मेरे SMS देखिए आप। आज निर्भया कांड की 4थी बरसी है। इस देश में खूब सियासत हुई निर्भया पर, निर्भया फंड भी बनाया गया, लेकिन हालत नहीं सुधरी है, ना बदली है। और इसीलिए आज बरसी है। बीते दिन एक लड़की को लिफ्ट के बहाने एक शख्स ने कार में बिठाया और फिर हवस का शिकार बनाया। दिल्ली में एक और लड़की बलात्कार की शिकार हो गई। चलती कार में इस दरिंदे ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स ने दिल्ली का चेहरा एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। निर्भया कांड की 4थी बरसी पर इसकी करतूत ने एक बार फिर उस खौफनाक दास्तान की यादें ताजा कर दी। घटना बुधवार की रात की है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक आम दिनों की ही तरह था। नोएडा की एक लड़की नौकरी की तलाश में दिल्ली आई थी। दिल्ली के एम्स पर रात 9 बजे खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पास मारुति SX4 कार आकर रुकी। ड्राइवर ने लड़की को नोएडा तक छोड़ देने का वादा करते हुए गाड़ी में बिठा लिया। वो उस लड़की को कार में बिठाकर दिल्ली में घुमाता रहा। रात करीब 12 बजे उसने मोती बाग में अपने घर के पास कार रोकी और लड़की के साथ बलात्कार किया।
कार के ड्राइवर ने लड़की को लिफ्ट दिया और इस बहाने लिफ्ट दिया कि वो नोएडा जाकर के छोड़ देगा। बावजूद इसके वो नोएडा नहीं गया और उसके बाद मोतीबाग इलाके में ड्राइवर इस कार को उस जगह पर ले गया जहां उसका घर करीब था। इसी दौरान लड़की के मुताबिक उसने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। बलात्कार की शिकार लड़की किसी तरह कार से भागने में कामयाब हुई और पास में ही पेट्रोलिंग कर रही साउथ कैंपस पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचकर आप बीती बताई। जो एक शेयर्ड कैब चलाता है उसने इसको ऑफर किया कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जब ये ड्रॉप उसमें बैठ गई, चूंकि उसको बहुत ज़्यादा दिल्ली के रास्तों का पता नहीं है, तो उसने उसको अपने कैब में बैठाया। रात को 3-4 घंटा घुमाता रहा और उसके बाद उसको एक जगह सेक्लूडेड जगह ले जाके उसके साथ रेप किया। पुलिस ने बलात्कार की शिकार लड़की का मेडिकल करवाया और फिर उसे लेकर उस जगह पहुंची जहां ये वारदात हुई थी। आरोपी ड्राइवर कार को वहीं छोड़कर फरार हो चुका था। कार पर गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस को पीड़िता का मोबाइल भी उसी गाड़ी से मिला। पुलिस ने बलात्कार का केस दर्ज करके आरोपी अविनाश को उसके दोस्त के घर से दबोच लिया। पता चला है कि गाड़ी के मालिक के पिता सीआईएसएफ में है। ड्राइवर के बारे में और जानकारी के लिए गाड़ी मालिक से पूछताछ जारी है। फॉरेंसिक टीम को कार से जांच के दौरान 9 अहम सबूत मिले हैं जिन्हें जांच के लिए एफएसएल भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द जांच पूरी कर चार्जशीट फाइल की जाएगी और साथ ही इस बात की भी अपील की जाएगी कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जेएनके बैंक में आतंकी AK-47 राइफल के साथ घुसे, धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी और वहां से पैसे लेकर तो वो लूट कर गए ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पिछले 25 दिनों में ये चौथी वारदात है आतंकियों के लूट की किसी बैंक में। नोटबंदी में बैंक लूट का लाइव वीडियो। आतंकियों ने दिन दहाड़े लूटा बैंक। AK-47 की नोक पर लूट कर ले गए नए नोट। आतंकियों ने ग्राहकों को पीटा, बैंक मैनेजर को भी पीटा। बैंक से करीब 10 लाख रुपए लूट कर ले गए आतंकी। आतंकवादियों को ताकत मिलती है जाली नोट से, और हम तो सीमा पार क्या हो रहा है सब जानते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। नोटबंदी से मोदी ने आतंक पर जोरदार प्रहार किया तो अब आतंकी बैंक लूटने पर आमादा हो गए हैं। नोटबंदी ने आतंकियों को कंगाल बना दिया। ऐसे में अब वो बैंकों को टारगेट कर रहे हैं और नए नोट जुटा रहे हैं। दिन दहाड़े AK-47 से लैस 4 आतंकी जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच पर धावा बोलते हैं। 2 आतंकी बैंक के अंदर घुसते हैं जबकि 2 आतंकी बैंक के बाहर ही पहरा देते हैं। अब बैंक को ये आतंकी कैसे लूटते हैं उसका पूरा लाइव वीडियो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि बैंक के अंदर पहले एक आतंकी AK-47 के साथ नजर आता है और चारों तरफ देखता है। फिर दूसरा आतंकी जिसके हाथ में भी AK-47 राइफल है और पीठ पर बैग लटका हुआ है, वो घूमता हुआ नजर आता है। ये ग्राहकों के बीच में घुसता है, लोगों को धक्का देता है, पीटता भी है। अब दूसरा आतंकी बैंक में लोगों को धमकी देता है। आप देख सकते हैं कि आतंकी घूम रहे हैं और लोग हाथ ऊपर करके खड़े हैं। नोटबंदी के चलते कैश निकालने आए लोगों की भीड़ बैंक के अंदर लगी है, लेकिन हथियारों के आगे कोई चूं भी नहीं करता। इस तरह से आतंकी बैंक से सारा कैश लूट कर ले जाते हैं। रखा हमारे सर्वर। अच्छा। और कहाँ कैश दे दो। अच्छा। बस 1 बजे के तकरीबन यहाँ कुछ मिलिटेंट्स घुस आए, अंदर 3 आ गए हैं और हैंड्स अप करवाए स्टाफ। उसके बाद धक्के कैश को धक्के मार के दिए और उसे बोल दिया कि कैश दे दो। पुलवामा में जम्मू कश्मीर बैंक की रतनीपुरा ब्रांच में आतंकियों ने इस लूट को अंजाम दिया। अब बैंक के अंदर के हालात देखिए। आतंकियों ने बैंक के कंप्यूटर और शीशे भी तोड़ डाले।
बैंक में दहशत फैल जाए इसके लिए काउंटरों को भी तहस नहस कर डाला। J&K बैंक ब्रांच जो है वहाँ पे 4 मिलिटेंट्स आए और वो गाड़ी में आए और उन्होंने वहाँ पे बैंक को लूटा। दो जो मिलिटेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। एक का नाम उनमें से अबू अली है, जो कोड है, जो कि फॉरेन है, और एक लोकल मिलिटेंट है, उसका नाम आरिफ नबी डार है। और ये दोनों जो हैं जो बैंक के अंदर गए थे और उनके 2 साथी जो हैं वो बैंक के बाहर ही वहाँ पे स्काउट की तरह रहे, जो वहाँ से उन्होंने 9,84,000 के करीब कैश लिया है। खबर मिलते ही भारी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। बैंक के आसपास तलाशी अभियान भी चलाया गया, लेकिन आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने इस लूट को अंजाम दिया। बैंक लूटने आए 4 आतंकियों में 3 पाकिस्तानी थे, जबकि एक आतंकी आरिफ डार लोकल बताया जा रहा है। 2 आतंकी अबू अली और अबू अनस पाकिस्तानी थे और चौथे की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। नोटबंदी के बाद से जम्मू कश्मीर में ये 5वीं बार है जब आतंकियों ने बैंक लूटा है। 25 दिन में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर बैंक में 5वीं बार डकैती डाली। 21 नवंबर को बड़गाम बैंक से 12 लाख की लूट, 23 नवंबर को किश्तवाड़ बैंक से 34 लाख की लूट, 25 नवंबर को कुलगाम बैंक से 25 लाख की लूट, 8 दिसंबर को पुलवामा के बैंक से 13 लाख की लूट, 15 दिसंबर को पुलवामा के बैंक से ही 11 लाख की लूट। देश में डिमोनेटाइजेशन के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार 4 बैंक डकैतियां हुई। चारों बार जम्मू कश्मीर बैंक के ब्रांच निशाने पे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांचेस की संख्या काफी ज्यादा है बाकी बैंकों के मुकाबले में, और इनका जो नेटवर्क है वो शहरों के साथ साथ दूर दराज इलाकों में भी है। लेकिन अभी तक फिलहाल ना ही जम्मू कश्मीर बैंक और ना ही जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मामले को लेकर कोई गंभीरता दिखाई है। हम इस वक्त यहाँ श्रीनगर में एक जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं सुरक्षा का यही इंतजाम है। यहाँ पर कुछ प्राइवेट गार्ड्स जो हैं हायर किए हैं जम्मू कश्मीर बैंक ने, लेकिन उनके पास उस तरह के साधन नहीं है जो किसी भी आतंकी वारदात या आतंकी लूट को विफल कर सकें। मेरे पास तो कोई सामान वामान नहीं है। मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया था ना, मैंने उसको बोला था मेरे पास कमरा वमरा नहीं, सामान वामान मेरे पास नहीं है, तो मैंने रिपोर्ट किया था ना पुलिस स्टेशन में। मरे क्या, अगर कोई आएगा तो मैं उससे क्या करूंगा। नोटबंदी में आतंकियों के फाइनेंशियल नेटवर्क को करारी चोट पहुंची है। आतंकियों के पास 500 और 1000 के पुराने नोट बेकार हो गए हैं। पाकिस्तान से आने वाली नकली करेंसी रद्दी बन चुकी है। अब पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हिंदुस्तान में बैंक से नए नए नोट लुटवा रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सरकार को बैंकों की सुरक्षा तगड़ी करनी पड़ेगी। अशरफ वानी, पुलवामा, आज तक। नोटबंदी के बाद लेकिन सबसे दिलचस्प है जिस तरह से काले धन के कुबेरों की पोल खुल रही है। जयपुर में 250 करोड़ रुपए का चाय वाला, और ऐसे ही अलग अलग तमाम जगहों पर बरामदगी हो रही है, लोग सामने आ रहे हैं। ऐसे ही देश में अलग अलग जगहों पर ऐसे लघुओं पर कसी जा रही है नकेल। ये हैं नए नोटों के नटवर लाल। ये है काली कमाई से जोड़ी गई अखूत दौलत के मालिक। ये हैं भ्रष्टाचार के भीम। अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष टिकता है, 11वां वर्ष लगने पर वह मूल धन के साथ नष्ट हो जाता है। इस पर चाणक्य उस समय कह के गए थे, उनको पता था। इनकी कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन्होंने इतनी बड़ी रकम जोड़ी कैसे। एक सरकारी अफसर के घर धन धन तिजोरी मिली कैसे। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं सूरत के उस भजिया वाले से जिसकी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब जोड़कर खुद इनकम टैक्स वालों का माथा भन्ना गया। सूरत का किशोर भजिया वाला कभी सड़क किनारे इसी तरह भजिया तलता था, चाय बनाता था, ग्राहकों की आओ भगत करता था। लेकिन वक्त बीता और किशोर ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। इतनी दौलत कमाई कि देखते ही देखते अरबपति बन गया। जी हाँ, अरबपति। जानते हैं कैसे? दरअसल चाय बेचते बेचते किशोर भजिया वाला फाइनेंसर बन गया। ब्याज पर सब्जी वालों को रुपए देने लगा।
छोटे व्यापारी से लेकर बड़े कारोबारी तक को फाइनेंस करने वाले किशोर भजियावाला के वहां जब आयकर विभाग ने सर्च ऑपरेशन किया तो उसके पास से 250 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी अब तक मिल चुकी है। हालांकि अब इस मामले में ईडी भी अपना सर्च ऑपरेशन करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आशंका जताई जा रही है कि किशोर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व था। किशोर की गिनती सूरत के नामी गिरामी बिजनेसमैनों में होने लगी थी। सितारे बुलंदी पर थे, लेकिन नोटबंदी के बाद अचानक उसके ठिकानों पर आईटी ने रेड मारी। सूरत के ही एक कोऑपरेटिव बैंक में उसके खातों और लॉकर्स का पता लगाया तो पर्दाफाश हुआ इस शख्स के काली कमाई से बनाए खजाने का। भजियावाला की प्रॉपर्टी करीब 250 करोड़ यानी 2 अरब 50 करोड़ रुपए आंकी गई है। सूरत के एक बैंक में 16 लॉकर्स मिले हैं, जिनमें 2.5 करोड़ की गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, 1 करोड़ 8 लाख के नए नोट, 23 लाख के पुराने नोट, 5 लाख के 5, 10 और 20 रुपए के नोट, 75 लाख की 180 किलो चांदी, 4.5 लाख के किसान विकास पत्र, करीब 200 प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट पेपर्स और 27 बैंक अकाउंट्स का भी पता चला है। खैर, इस शख्स का रौब देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछताछ के बाद फारिग हुआ तो किस मिजाज से अपनी गाड़ी में बैठा। मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर गर्दन टेढ़ी कर चलता रहा। 2500 करोड़ નો જે આંકડો આવી રહ્યો છે એ સાચો છે? આ ખોટો છે। 2500 કરોડ અત્યારે જે આંકડો આવી રહ્યો છે સાચો છે? नोटों के ये बंडल देखिए, 2-2 हजार के नोट, 100-100 के नोट, और इन नोटों की गिनती में लगे पुलिस वाले। टेबल पर फैली नोटों की ये गड्डियां इस शख्स के घर से मिली हैं, तो इनका तारुफ भी सुन लीजिए। नाम दिनेश वर्मा, पद चीफ फायर ऑफिसर। जी, ये महाशय सरकारी कर्मचारी हैं। चीफ फायर ऑफिसर के पद पर जयपुर में तैनाती है, लेकिन इनकी करतूतें सुनिएगा तो होश उड़ जाएंगे। जनाब जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और दूसरे दफ्तरों के पेंडिंग काम करवाते थे, जिसके एवज में मोटी रकम वसूलते। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की ओर से दी जाने वाली एनओसी के बदले भी रिश्वत लेते। लेकिन इनका कच्चा चिट्ठा खुल गया। मिठाई के डिब्बे में घूस लेते हुए जनाब रंगे हाथों पकड़े गए। उसके बाद सामने आया इनकी काली कमाई का ब्यौरा। घर से बरामद हुई 61 लाख की रकम, 40 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर। अभी तक किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के घर पे ऐसे प्रकरणों में इस तरह की राशि आज दिनांक तक नोटबंदी के बाद नहीं मिली। पूछताछ में पता चला है कि दिनेश वर्मा ने कमीशन देकर 40 लाख रुपए के 2000 के नए नोट बदलवाए हैं। अब वो कमीशन खोर कौन है, तफ्तीश इसकी भी हो रही है। सूरत से गोपी घांगर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे 80 साल का एक बुजुर्ग लाइन में खड़ा था, किसी वजह से बाहर गया, वापस लोगों ने लाइन में उसे आने नहीं दिया, फूट फूट कर रो रहा है क्योंकि कैश जरूरी है, ले नहीं पा रहे बैंक से। अस्सी साल के इस रोते हुए बुजुर्ग की ये तस्वीर और इसकी कहानी देश के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। गुड़गांव में स्टेट बैंक की एक ब्रांच के सामने इस बुजुर्ग की आंखों से आंसू जार जार टपके, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। 10 बाई 10 के तंग कमरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे ये वही 80 साल के पूर्व फौजी नंदलाल हैं, जिन्हें लोगों ने बैंक की लाइन में लगने नहीं दिया। अपनी जवानी के दिनों में नंदलाल ने सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन इस बुढ़ापे में आकर उन्हें दर्द और आंसुओं के सिवा कुछ न मिला। बुधवार सुबह नंदलाल अपनी पेंशन लेने के लिए गुड़गांव के कृष्णा कॉलोनी में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए। 80 साल का ये बुजुर्ग भी बाकी लोगों की तरह लाइन में खड़ा हो गया। कई घंटे कतार में खड़े रहने के बाद नंदलाल चंद मिनट के लिए लाइन से अलग किए हुए लोगों ने इंसानियत का ही गला घोंट दिया। नंदलाल दोबारा जब अपनी जगह खड़े होने लगे तो लोगों ने उन्हें धक्के देकर अलग कर दिया। नंदलाल लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नतें मांगते रहे, फपक फपक कर रोते रहे, लेकिन लाइन में किसी को दया नहीं आई।
मैं गया, वो कहने लगे फार्म भर दो, फार्म भर दिया, फार्म भर के लाइन में जाने लगा, आदमियों ने रोक दिया, अलग नहीं बनाई। बुजुर्ग भी बीच में होते हैं, जवान भी बीच में होते हैं। हालांकि बैंक के मैनेजर ये दावा करते हैं कि बैंक के सामने बुजुर्गों की लाइन अलग से है। अब उस बुजुर्ग पर यकीन करें जो लाइन में लगने के लिए रोता रहा, या फिर बैंक मैनेजर पर। मेरी ब्रांच में जितने भी वरिष्ठ नागरिक उनके लिए अलग लाइन, वरिष्ठ नागरिक छोड़ो, हमने महिलाओं के लिए भी अलग लाइन बना रखी। नंदलाल के इस वाकये ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। भीड़ की मनमानी और बेरुखी का आलम ये रहा कि नंदलाल अपनी भीगी आंखों और टूटे भरोसे के साथ बैंक से खाली हाथ लौट आए। नीरज वशिष्ठ, गुड़गांव, आज तक। इसी के साथ हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के लिए। लेकिन नोटबंदी का और क्या क्या हो रहा है देश में असर। जयपुर के जूनागढ़ में एक बैंक कर्मी कमीशन लेकर काले को सफेद करता था, उसकी हत्या कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए। नोट बदलने के खेल में बैंक कर्मी का कत्ल। नकाबपोश कातिलों ने लूटे 9 लाख के नए नोट। लूट के दौरान चाकुओं के वार ने ले ली जान। कमीशन पर किया था नोट बदली का सौदा। HDFC बैंक में काम करने वाले राम जिलनिया और उसके भाई किशोर जिलनिया ने किसी से 20% कमीशन लेकर 9 लाख रुपए के पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने का सौदा किया था। सौदे के मुताबिक दोनों भाई 9 लाख के नए नोट लेकर मगरवाड़ा गांव पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वो सौदा कर पाते 3 नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर राम की जान ले ली और नोट लूटकर भाग खड़े हुए। राम के भाई किशोर ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अब पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।